हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। अभी तक अपन लोग दो पार्ट सामाजिक विज्ञान के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका पढ़ करके आए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन है अपना, और यानी कि टोटल अभी तक अपन लोग 15 क्वेश्चन पढ़ करके आए हैं और यहाँ पर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16वें पर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीम के कोई 3 औषधीय उपयोग लिखिए। क्या कह रहा है? नीम के कोई 3 औषधीय उपयोग लिखना है। अगर अपन लोगों से यहाँ पर भारतीय जो है अपन लोग ग्रामीण कल्चर में रहने के बावजूद भी अगर अपन से नीम के उपयोग ना बने तो फिर कुछ बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि नीम तो हमने क्या की है, टोटल देखी है। नीम के विभिन्न प्रकार के जो अपन ने उपयोग हैं वो भी क्या है, बहुत सारे, लगभग लगभग कॉमन है। चलिए तो यहाँ पर देखें, पहला है इसका औषधि उपयोग लिखना है, यानी औषधि के रूप में नीम किस प्रकार से क्या है, लाभदायक है। तो इसका पहला औषधि उपयोग है कि नीम के पत्ते तथा बीज बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी है। जो नीम के पत्ते हैं और उनके जो बीज, यानी नीम के बीजों को हम क्या कहते हैं, निबोरी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये जो बीज है ये बालों की विभिन्न समस्याओं को क्या है, समस्याओं के लिए उपयोगी है। तो ये हो गया पहला उपयोग। और दूसरा उपयोग क्या है? वसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्तों के सेवन से रक्त शुद्ध होता है। क्या हो जाता है कि बोला जाता है कि नीम के पत्ते खाने चाहिए। बचपन में जब छोटे थे अपन लोग, अभी भी गांव में दादी लोग जो होती हैं वो क्या बोल देती हैं कि सुबह से नीम के पत्ते खाने चाहिए। जो नीम के जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, कुपई जिसे बोलते हैं, या कोपले करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोपले। तो ये जो पत्तियां होती है थोड़ा सा हमको क्या होती हैं, वैसे भी जानते हैं कि नीम कैसी होती है, कड़वी होती है, लेकिन जो कोपलें होती हैं वो अपेक्षाकृत कम कड़वी होती हैं। तो होता क्या है कि इन कोपलों के सेवन से, यानी कि खाने से, जो हमारा रक्त होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है, तथा चेचक आदि भयंकर व्याधियां नहीं हो पाती हैं। क्या नहीं हो पाती हैं? चेचक जैसी जो बीमारियां हैं ये हमें नहीं हो पाती हैं। थर्ड नंबर का है यहाँ पर, दाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि पर नीम की छाल क्या होती है, उपयोगी होती है। और दांतों के विकार करने के लिए, ना जो दांतों के जो विकार हैं इनको दूर करने के लिए क्या करते हैं, नीम की दातून करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे लोग नीम की दातून को तोड़ करके क्या है, बैठे रहते हैं सुबह से और घिसते रहते हैं, यानी नीम की दातून क्या होते हैं, करते हैं। तो ये थी हमारे नीम के 3 औषधीय उपयोग। ये तो 3 थे, अपन लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहे हैं। एक ये है नीम के फल। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर क्या चलाया, कर्सर चलाया, इसे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था निबोरी। और ये है नीम की पत्ती जिसे अपन कह रहे थे कोपल। ठीक है, ये क्या कह रहे थे, कोपले कहते थे। और ये है नीम की दातून। चलिए तीनों चीजें हमें क्या हो गई, मिल गई। दिख रही कि नहीं दिख रही? यहाँ नीम का फल भी दिख रहा है, यहाँ नीम की पत्ती भी दिख रही है, और नीम के दातून भी दिख रही है। चलिए तो यहाँ से ये तो अपने 3 याद क्या थे कि 3 औषधि उपयोग थे। और औषधि उपयोग अपने ये लिखे हैं नीचे। नंबर 1 यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखा है, शुगर को दूर करने में नीम जो होती है ये शुगर को क्या करती है, पहले तो धीरे धीरे कम करती है, और लगातार इसका सेवन करने से शुगर जो होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। दूसरा, वायरल संक्रमण से, क्या है, वायरल संक्रमण से। तो आप लोगों ने शायद सुना हो, जो पुराने लोग होते हैं यानी कि बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि यदि बरसात का पहला पानी, क्या, बरसात का पहला पानी जो गिर रहा है और हमारे ऊपर नीम के पेड़ से होता हुआ अगर गिर जाता है तो हम उस पूरे बरसात के सीजन में क्या रहते हैं, निरोग रहते हैं, यानी हमें बुखार नहीं आ सकता है। ऐसे बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, बोला करते हैं। तो पहले के जमाने में लोग ऐसा किया करते थे कि जैसे ही बारिश पहले शुरुआत होती है तो नीम के पेड़ों के नीचे क्या हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, और टिप टिप करके जो पेड़ से जो पानी गिरता रहता था उस पानी में भीगते थे। ये ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ गया दूसरा। और तीसरा है यहाँ पर, गठिया का अचूक इलाज होता है। ये गठिया एक रोग है जिसका इलाज भी क्या होता है, इस नीम के द्वारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, मलेरिया के इलाज में क्या होता है, मलेरिया के इलाज में आप लोगों ने, अच्छा एक बात बताई दे रहा हूँ कि जैसे ही बुखार आप लोगों को आता है और एक जब आप दवाई कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एक आप लोगों को शीशी देता है जिसका नाम होता है जोड़ी ताप करके। क्या होता है, जोड़ी ताप। और जैसे ही मैंने जोड़ी ताप बोला तो लगभग लगभग कुछ बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आ गया होगा कि हाँ सर, हमारे मन की बात जान रहे हैं। तो जोड़ी ताप बहुत कड़वी होती है, यानी कि नीम की पत्ती जैसी ही होती है। चलिए तो क्या है, मलेरिया बुखार के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसका कैंसर के इलाज में, किसके इलाज में, कैंसर के इलाज में।
और मुहासों के इलाज में, मुहासे तो जानते होंगे सब लोग। चलिए फिर लास्ट वाला है फोड़ा फुंसी और घावों के उपचार में। ये फोड़ा फुंसी जो होते हैं इसे ये चर्म रोग से रिलेटेड हैं, क्या है, चर्म रोग से रिलेटेड होते हैं। और सबसे ज्यादा जो फोड़ा फुंसी होते हैं, आपको बता दें कब होते हैं, बरसात का मौसम जैसे ही शुरुआत होता है तो सबसे ज्यादा फोड़ा फुंसी होते हैं। और होते किसे हैं, तो होते हैं ये अधिकांश बच्चों को होते हैं। क्यों, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इनके हाथ गंदगी से सने रहते हैं और गंदगी में लगातार ये खेलते रहते हैं, तो इनकी त्वचा पे क्या हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमण कर लेते हैं। और इनके हाथों में और पैरों में, अधिकांशतः हाथों की यहाँ पे जो उंगलियां होती हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो उंगलियां होती हैं यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, विभिन्न प्रकार की फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, ये अधिकांश बात है। ठीक है, चलिए तो ये था अपना, इन सभी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, नीम का प्रयोग किया जाता है। तो ये नीम के क्या हो गए, औषधि उपयोग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन। तो 17 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है। समझिए यहाँ पर ये लिखा है एक शब्द खाद्यान्न, ठीक है। खाद्यान्न का मतलब होता है ऐसी फसलें जिन्हें हम भोजन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये फसलें कहलाती हैं हमारी खाद्यान्न फसलें। अब आगे कह रहा है कि रबी, यहाँ देखिए रबी और खरीफ, ये देखिए ये लिखा है खरीफ और ये लिखा है रबी। तो रबी और खरीफ की फसलों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले नंबर तो हम समझ जाएंगे कि हमारी आखिरकार ये फसलें जो खाद्यान्न फसलें हैं वो क्या है। तो हेडिंग डाल देंगे स्टार्टिंग में, हम क्या करेंगे, खाद्यान्न फसलें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है ये वर्ड, एक यहाँ पर क्या वर्ड में क्या हो गया है यहाँ से, और वो वर्ड है अपना, यानी वो शब्द है ये खाद्यान्न, ठीक है, यहाँ से। तो ये खाद्यान्न, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो खाद्यान्न है, तो खाद्यान्न फसलों से आशय हमारा उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। जो खाद्यान्न फसलें हैं, तो खाद्यान्न फसलों से हमारा तात्पर्य क्या है, ऐसी फसलें जो भोजन के लिए किसका कार्य, जो मुख्य पदार्थ के रूप में काहे का कार्य करती हैं, भोजन के लिए क्या करती हैं, मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। तो हमारी क्या कहलाती हैं, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं कि ऐसी फसलें जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि खाद्यान्न फसलें में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो क्या क्या आप लोग, अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जो जो चीजें भोजन में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी कि जिनको हम खाते हैं, वो हमारी सब क्या आ जाएंगी, खाद्यान्न फसलें। तो अनाज, जितने भी अनाज होते हैं लगभग लगभग अपन सभी अनाजों का क्या करते हैं, सभी अनाजों के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। और दालें हैं, विभिन्न प्रकार की जो दालें होती हैं, तो दालें भी हम क्या करते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते। तो ये आ जाएगी हमारी काहे में, खाद्यान्न फसलों में। जैसे इसके एग्जाम्पल आगे दिए गए, धान, धान को ये क्या बोलते हैं, जैसे चावल है, तो चावल तो लगभग लगभग बहुत सारे 95% लोग तो खाते ही होंगे कि नहीं खाते हैं। और चावल के बाद आता है नेक्स्ट गेहूं। तो गेहूं से क्या बनती है, रोटी तो बनती है, ये तो सब जानते हैं। और फिर आता है ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर, तुअर, ये सभी विभिन्न प्रकार की ये जो है चना, अरहर, ये सब क्या है, दालें हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो बात समझ में आ गई कि खाद्यान्न फसलें क्या हैं। तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा, खाद्य फसलें जिनका हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। क्लियर। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे, अपनी जितनी विभिन्न प्रकार की दालें हैं हम उनका लिख सकते हैं, चना, अरहर और उड़द, ये मूंग, ये सभी दालें आ जाएंगी, गेहूं, चावल, ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे, हमारे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन ज्वाइंट था कि खरीफ व रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से सुने, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर रबी और खरीफ में हम थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं। तो एक काम करता हूँ, आप लोगों को पहले एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। क्या है, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, और ये ट्रिक ये है कि जो रवि नाम का लड़का है, क्या है, रवि नाम का लड़का है, ये ठंडियों में क्या है, इसे ठंडी बहुत अच्छी लगती है। क्या बताया हमने, रवि नाम का जो लड़का है इसे ठंडी बहुत अच्छी लगती है। क्या लगती है, ठंडी बहुत अच्छी लगती है। और बारिश से ये बहुत ज्यादा डरता है। क्या होता है, बारिश से ये बहुत ज्यादा डरता है। तो हमने क्या बताया, रवि नाम का जो लड़का है ये बारिश से बहुत ज्यादा डरता है और ठंडी इसे बहुत अच्छी लगती है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो रबी की फसलें हैं तो वो क्या है, बारिश से डरती है ना, यानी बरसात के मौसम में तो हो नहीं सकती हैं। क्या है, बरसात के मौसम में हो नहीं सकती हैं। और जब बरसात के मौसम में नहीं होंगी और उसे अच्छा क्या लगता है, ठंडी, तो ठंडी के मौसम में क्या होती है, होती हैं। तो ये था, मैंने आप लोगों को जो कंफ्यूजन आता है बार बार बच्चों के दिमाग में, उसे दूर करने के लिए। अब आ जाते हैं अपना खरीफ के लिए, पढ़ते हैं।
यहाँ लिखा है यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है। अगर आप लोग मानसून ना लिखना चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, बारिश या वर्षा ऋतु के आगमन से ही क्या हो जाती है, शुरुआत इनकी बुवाई हो जाती है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि ये प्रमुख फसलें जो है, इनमें ज्वार, धान, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली, यानी जो अपने यहाँ पर कहाँ बोई जाती है, बरसात के मौसम में ये क्या हो जाती है, बोई जाती है। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएंगी, सभी की सभी खरीफ की फसलें हो जाएंगी। जैसे अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में अधिकांशतः क्या बोया जाता है, सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन के स्थान सोयाबीन में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भारत में नंबर 1 पर है, यानी प्रथम स्थान रखता है। तो सोयाबीन इसमें लिखा नहीं है, सोयाबीन भी क्या हो जाएगा, हमारा खरीफ की फसल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सोयाबीन हो गया, धान हो गया, ये तो अधिकांश देखा है आप लोगों ने, उड़द वगैरह हो गया। चलिए आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है, इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। क्या होता है, शायद 90 से लेकर के 90 से और 120 के दिन के अंतर्गत ही ये फसलें 100% पक करके क्या हो जाती, तैयार हो जाती हैं। मिनिमम है इसका 90 दिन और 120 के अंदर ही ये इनका सब टोटल क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाती हैं पक करके, यानी कि तैयार हो जाती हैं। तो इनके पकने में क्या होता है, कम समय लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब ये कम क्यों होता है, क्योंकि ये जो फसलें हैं ये टोटल बारिश के ऊपर डिपेंड करती हैं। अधिकांश अगर बारिश जो है हो जाती है तो इन फसलों की पैदावार भी ठीक ठाक हो जाती है, और अगर बारिश नहीं होती है तो इन फसलों को क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए आप लोगों को बताएं, एक स्लोगन आप लोगों ने पढ़ा होगा, या एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन ही है क्लास 9th में, कि भारतीय किसान या भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। जुआ से क्या है, जुआ जब खेलते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे पक्ष में बात आ गई तो सब पैसा हमारा, और हमारे पक्ष में बात नहीं आई तो सब पैसा क्या हो जाता है, दूसरे का। इसी तरीके से भारतीय कृषि है, अगर टाइम से पानी गिर गया तो बहुत अच्छी हो जाती है, और टाइम से पानी नहीं आया या बारिश नहीं हुई तो किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाती है। फिर आता है यहाँ पर, ये फसलें सितंबर अक्टूबर में क्या कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं। क्लियर, चलिए। तो फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये थी अपनी रबी की खरीफ की फसलें, क्या हो जाती हैं, खरीफ की फसलें। और अब आते हैं रबी की फसलों के बारे में परिचय। तो जो रबी की फसलें हैं, ये अब जैसे ये मानसून ऋतु है, ये हुई थी मानसून से शुरुआत, और शुरुआत का मतलब जब तक मानसून चलेगा, यानी वर्षा जब तक चलेगी तब तक तो ये फसलें हैं। और वर्षा की जैसी समाप्ति होती है, यानी वर्षा की समाप्ति होने के बाद कौन सी लग जाती है, शीत ऋतु आ जाती है, यानी शरद ऋतु आ जाती है। तो शरद ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है, तब वहां पर इन को क्या है, ये तो रबी को बहुत अच्छी लगती है शरद ऋतु है, तो यहाँ से रबी की फसलों की बुवाई क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो मानसून ऋतु के अंत में और शरद ऋतु के प्रारंभ में इनकी क्या हो जाती है, बुवाई शुरू हो जाती है। अब इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो गेहूं, चना, सरसों, अलसी, ये सब क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अब आपको ध्यान देखें, बगल में एक क्या बना है, एक डायग्राम बना है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है खरीफ क्रॉप, यानी कि ये चावल है, जो है आपको ये फसलों के रूप में दिए गए हैं। यहाँ चावल दिखाई दे रहे हैं, तो ये खरीफ की फसल के एक उदाहरण में है। और ये गेहूं आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सी फसल है, रबी की। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है, तीसरा है कि इन फसलों के पकने में क्या होता है, कम समय, जो लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा अधिक समय लिखना था। जो खरीफ की फसलों के बाद ये रबी की फसलें, इनमें क्या है, अधिक समय है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आप लोगों को सही कर लेना है। यहाँ पर क्या होता है, अधिक समय लगता है। फिर आता है इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन। देखिए यहाँ पर कम लिखा है, यहाँ पर भी क्या होना है, एक मिनट, ये क्या हो गया है, बच्चों के द्वारा थोड़ा सा गलत हो गया है। इन फसलों का जो उत्पादन है वो प्रति हेक्टेयर क्या होता है, कम की जगह पर होना है, अधिक होता है। और ये बार बार फिर से आ गया है यहाँ पर कि ये फसलें जो हैं वो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी नहीं जाती है, फसलें तो होती है सितंबर अक्टूबर में क्या की जाती हैं, बोई जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है अपना, ये दिखाई दे रहा है हमें, देखिए यहाँ, ये जो यहाँ अपने बगल में यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारा गेहूं, और ये भाई यहाँ दिखाई दे रहा है सरसों, ये क्या है, सरसों। ठीक है, तो गेहूं, सरसों, और ये दिखाई दे रहा है अपन को, ये प्याज वगैरह दिखाई दे रही है। तो ये सब की सब हमारी कौन सी फसलें हैं, ये सब की सब हमारी रबी की फसलें हैं। और इधर आ जाइए इस वाले डायग्राम में, ये आपको मूंगफली दिखाई दे रही है, ये मक्का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये फूल वगैरह हैं, तो ये सब हमारे किसकी फसलें हैं, ये हैं हमारी खरीफ की फसलें। अब आपको अंतर लिखना था रबी की फसल और खरीफ की फसल में कि क्या क्या अंतर है। तो रबी की फसल वाले में और खरीफ की फसल में आपको अंतर लिखते समय एक साइड रबी और एक साइड खरीफ। ठीक है, तो शुरुआत में अपन ने खरीफ के बारे में पढ़ा है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखेंगे कैसी, ये तो केवल समझाना था। अब आंसर आप लिखेंगे तो खरीफ की फसल में लिखेंगे कि ये फसलें
वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं, ठीक है। और वहां रबी में लिखेंगे ये फसलें शरद ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं। फिर दूसरा लिखेंगे आप किसमें, खरीफ की फसल में, कि इन फसलों का उत्पादन जो होता है वो कम होता है। और यहाँ पर आ जाएंगे आप किसमें, जो रबी वाले हैं तो यहाँ पर लिख देना इनका उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। दो हो गए। तीसरा होता है, और आपको एक सिंपल बता देता हूं कि ये जो रबी की फसलें को यहाँ पर अपन ने पहले क्या लिखा, खरीफ की फसलें, तो खरीफ की फसलों में लिखेंगे कि इन फसलों में क्या होता है, पकने में कम समय लगता है, और जो रबी की फसलें हैं इनको पकने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। तो कितने अंतर हो गए, 3 अंतर। बात समझ में आई है। और अब चौथा अंतर क्या हो जाएगा, जो खरीफ की फसलें हैं ये वर्षा ऋतु के समाप्ति पर यानी कि अंत में क्या कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं, यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या हो जाती हैं, काट ली जाती हैं। और ये जो रबी की फसलें हैं तो ये वाली फसलें हमारी कब काट ली जाती हैं, तो जैसे ही हमारी शीत ऋतु लास्ट होती है यानी गर्मी प्रारंभ हो जाती है तब इन फसलों को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो ये थे हमारे रबी और खरीफ में क्या अंतर, आप लोगों को क्या कर लेना है, लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। यहाँ कह रहा है सामाजिक वानिकी योजना क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी योजना क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। तो समझिए, सामाजिक वानिकी योजना जो है ये वृक्षारोपण की योजना है। किसकी योजना है, वृक्षारोपण की योजना है। आप लोगों ने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में जो फिल इन दी ब्लैंक्स वाला पार्ट था उसमें इसका ये जो लाइन आपको दी गई है ये पढ़ा है कि सामाजिक वानिकी योजना को खाली स्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। तो यहाँ पर देखिए इसे वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है विश्व बैंक से, ठीक है। ये फिल इन दी ब्लैंक्स में आप लोग पढ़ करके आए हैं। तो यहाँ देखें वृक्षारोपण की यह योजना विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। इसमें चक वानिकी, सुनना यहाँ पे कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइनों, ठीक है, इन सभी के किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। बात समझ में आ रही है। सामाजिक वानिकी योजना में क्या होता है कि सड़कों, रेल लाइनों और विभिन्न प्रकार की जो खेत हैं इन सभी के किनारों पर वृक्ष को लगाने का कार्य किया जाता है। तो ये है हमारी कौन सी, सामाजिक वानिकी योजना। अब आपने बहुत सारे बच्चों, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब नई कोई सड़क बनती है, क्या नवीन सड़क बनती है यानी कि नई सड़क का निर्माण होता है, तब वहां पर आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे किनारे कुछ दूरी पर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की हमारे उपयोग की क्या होते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो हमें क्या करें, आगे चल करके हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो। ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो ये सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये पौधे हमारे लिए उपयोगी हों, ठीक है। उनमें अपन ने घर वगैरह बना दी, ईंटों का बना देते हैं कि ताकि इसमें क्या हो, जानवर वगैरह इनको क्या ना कर सकें, नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन अपने यहाँ का परिवेश ऐसा है कि पता है अपन को कि ये जो पौधे हैं ये हमें लाभदायक हैं, इसीलिए कल के लिए अपना इंतजार क्यों करें, कल अपने इंतजार नहीं होता है। तो जब ये अपने लिए लाभदायक हैं तो एक काम करें, पहले नंबर इसको ही नष्ट करें। क्या करें, पहले नंबर ये पौधा हम निकाल करके ही ले जाएं। और अगर पौधा की किसी को आवश्यकता नहीं है तो पौधे को जो बगल से ये ईंट की क्या बनाई जाती है, एक गोल गोल सा बनाया जाता है, घर टाइप का बनाया जाता है ताकि जानवर उसे ना खा सकें। अरे तो पौधे जो जानवर है उसे बाद में नुकसान पहुंचाएंगे, पहले अपन लोग क्या कर देते, उसे नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि अपन कौन सा है, खालिस्तान है। अब क्या है, समझ गए होंगे हैं। और क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ नहीं है, चलो तो कल बना था ये ईंट का घर, आज कम से कम अपन ले चले, क्या करें, अपन ये ईंटें तो निकाल करके ले चलें, अपने लिए क्या हो जाएगा, काम आएगा। क्यों, क्योंकि अपने दिमाग में एक बात बैठ रहती कि सरकार की योजना है, सरकार जाने, अपना थोड़ी उसमें कोई है। तो ये जाकर के ईंटें ही ले जाते हैं। और बच्चे तो और है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, स्कूल की छुट्टी हुई, क्या हुई, स्कूल की छुट्टी हुई और सड़क के किनारे ये जो बने हैं उन्होंने कहा पहले नंबर हम एक बार हम हाथ मारेंगे और वो टूट जाएगा। तो देखते हैं कि कौन कितने जल्दी तोड़ता है, इस तरीके से कोशिश करते हैं। चलो आ जाते हैं, ठीक है। इससे अपन को क्या है, अब आपको केवल समझाने के लिए था, थोड़ा सा बहुत देर पढ़ते पढ़ते बोरियत हो गई थी, तो मनोरंजन के लिए भी अपना जरूरी था। चलिए आ गए अपने इस पर। तो यहाँ पर क्या होता है, हर बच्चे के लिए एक पेड़, क्या, हर बच्चे के लिए एक पेड़, स्कूल व कॉलेजों में यह नारा विकसित किया गया था। मतलब ये कुछ समय पहले चला
इसमें क्या किया गया कि एक बच्चा एक पेड़ अपने लिए क्या करेगा, लगाएगा। ठीक है, हर स्कूल में, मतलब स्कूल में क्या कह दिया गया कि आपके स्कूल में अगर जितने भी बच्चे हैं तो एक बच्चा एक पेड़ लगाएगा। ये कौन से योजना के अंतर्गत चल रहा था, सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत। वन महोत्सव का प्रचार प्रसार कर, वन महोत्सव किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, इनका प्रचार प्रसार कर फॉर्म वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों, रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत वह कानून को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई। क्या की गई, जो हरे भरे वृक्ष हैं उनको काटने से क्या की गई है, रोक लगाई गई। हिमालय क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशु की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था की गई। तो ये थी हमारी कौन सी, सामाजिक वानिकी योजना। देखिए जो ये मैंने बात की थी कि एक बच्चे के लिए एक पेड़, यहाँ पर देखो आपको छोटे छोटे से हाथ दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चों के हाथ हैं, और बच्चा एक क्या किए, हर बच्चा यहाँ पर जितने हाथ दिखाई दे रहे हैं तो क्या किए हैं, एक एक पेड़ लिए है। तो ये इसके अंतर्गत क्या था, किया गया था। चलिए तो देख लेते हैं अपना सामाजिक वानिकी योजना के बारे में डिटेल से, थोड़ा सा अपन चर्चा में आगे चले गए थे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अच्छे तरीके से, जो ऐसा आपका लिखा है। तो यहाँ है सामाजिक वानिकी योजना, तो इसमें लिखेंगे अपन वृक्षारोपण की यह योजना विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। इससे जो है, इसके अंतर्गत चक वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। जब आपका 2 नंबर का आता है, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना बस। फिर आ गए हर बच्चे के लिए एक पेड़, स्कूलों व कॉलेजों में यह नारा क्या किया गया, विकसित किया गया। वन महोत्सव का प्रचार प्रसार कर जो है वृक्षारोपण को सड़कों, नहरों, रेल लाइनों के किनारे पर क्या किया गया, लगा करके, यानी वृक्षों को लगा करके जन भागीदारी को बढ़ावा दिया गया, यानी लोगों ने इसमें क्या किया, सपोर्ट किया। फिर वन कानून, जो वन से संबंधित जितने भी कानून हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे जो वृक्ष हैं इनको काटने पर क्या की गई, रोक लगाई गई। ठीक है, इस तरीके से ये थी हमारी क्या, सामाजिक वानिकी योजना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है और वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। अभी तक अपन लोग वन को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और अब क्या करना है, वन्य प्राणी संरक्षण बताना है। चलिए बता रहे हैं। तो वन्य प्राणी संरक्षण का मतलब क्या है, वनों में रहने वाले प्राणियों को संरक्षित करना, यानी कि सुरक्षित करना। तो ये है हमारा वन्य प्राणी संरक्षण। तो यहाँ कह रहा है कि वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय भी बताना है। तो देखो पहले आप समझ लें कि वन्य प्राणी संरक्षण क्या है। तो होता क्या है कि मनुष्य ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के साथ साथ क्या की है, वृक्षों की तो अंधाधुंध कटाई की ही है, उसके साथ साथ अपने शौक में, चाहे में अपने शौक में जंगली जानवरों का भी बहुत शिकार किया है, किया कि नहीं किया। और जब जंगली जानवरों का शिकार किया तो एक कंडीशन ऐसी हुई कि जंगली जानवरों की कुछ प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई, और जो कुछ बची हैं वो विलुप्त होने की क्या है, कगार पर है। तो ये क्या है, ये हम सब लोगों की देन है। किसकी देन है, हम सब मानवों की देन है। ठीक है, क्योंकि अब अपन क्या है, भगवान ने हमें क्या बनाया, इंसान बनाया, और हमें अपने शौक क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो चाहे वो निरीह जानवर हो, क्या हो, बेचारा बोल नहीं पाता है, उस जानवर को अपन ने बोले क्या कर रहे हैं, बोले शिकार खेलने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शिकार खेलने जा रहे हैं, और उसके चक्कर में बेचारे उस जानवर का क्या दोष है, वो तो अपना पानी पीने के लिए आया या कहीं घूम रहा है, अपन ने क्या किया, उसको मार दिया। बहुत अच्छा शौक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो वन्य प्राणी थे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। अब जब विलुप्त हो गए, चलो वो तो विलुप्त हो ही गए, लेकिन कुछ अभी विलुप्त होने की कगार पर हैं। अरे जो गए तो उन्हें तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन अब जो हैं उन्हें तो हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब क्यों बचा सकते हैं, बचाना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि जो वन्य प्राणी है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, लाभदायक है। तो वनों के साथ साथ वन्य प्राणी भी हमारे लिए लाभदायक है। क्यों लाभदायक है, क्योंकि देखिए वन्य प्राणियों से हमें हाथी दांत मिलता है। क्या मिलता है, हाथी दांत विभिन्न मिलता है, जिससे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। जानवरों से हमें छाल मिलती है, सींग, जो सांबर सींग करके बच्चों के लिए लाभदायक होता है। इस तरीके से बहुत सारे उत्पाद क्या होते हैं, इन्हें हमें जानवरों से क्या होते हैं, मिलते हैं। लेकिन कब, जब वो क्या हो जाए, समाप्त है, मान लीजिए वो अपनी स्वतः मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब हमें उनके अवशेषों जो बचे हैं उनका यूज करना चाहिए। आप लोगों ने शायद एक फिल्म देखी होगी, जंगली। क्या देखी होगी, जंगली में हाथियों के बारे में बताया गया है, उसमें हाथियों का शिकार किया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए। बहुत अच्छी फिल्म है, ना देखिए तो देख लेना। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, अभी नहीं देखना, एग्जाम के बाद देखना है, कि अभी तैयार हो गए बोले सर कल देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो देखो
वन्य प्राणी प्रकृति की क्या है, धरोहर है। ठीक है, इस प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक ज्यों का त्यों पहुंचाना, जैसे हमें जिस तरीके से वन्य प्राणी मिले हैं, हमें आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसी तरीके से वन्य प्राणी क्या है, देने हैं। ऐसा नहीं कि जो हमें क्या है मिले ही नहीं है तो हम आगे जाने वाले को काहे को दें, हैं? ऐसा नहीं है। तो हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ज्यों के त्यों ये जो वन्य प्राणी है उन्हें क्या कराना है, पहुंचाना है, यानी कि उन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये प्रत्येक नागरिक का क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। इनकी प्रकृति से जैविकीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये बचे रहेंगे तो हमारा जो संपूर्ण सिस्टम है उसका संतुलन क्या होगा, जीवों का जो संपूर्ण संतुलन है वो क्या होगा, बना रहेगा। इसीलिए हमें क्या है, इनका संरक्षण आवश्यक है। और दुर्लभ प्रजातियों के जीवों की हमें सुरक्षा भी क्या है, करनी है। और अगर हम दुर्लभ प्रजाति मतलब जो है नहीं, दो चार छह बचे ही हैं बेचारे, तो उनको क्या कर लें, बचा लें, और आगे जनन के माध्यम से हो सकता है कि इनकी प्रजाति क्या हो जाए, बढ़ जाए। वन्य प्राणी जीव जंतुओं उनके मूल प्राकृतिक स्वरूप में पनपने देने व वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए क्या है, हमें इनका संरक्षण आवश्यक है। यहाँ पर देखो आपको डायग्राम में बहुत सारे वन्य जीव दिखाई दे रहे हैं, ये जिराफ है और ये सांप वगैरह दिखाई दे रहा है, जहरीला, और यहाँ शेर दिखाई दे रहा है, तेंदुआ दिखाई दे रहा है, हिरण दिखाई दे रहा है, हाथी, बहुत सारी अपने क्या है, ये जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं, यानी वन्य प्राणी हैं। चलिए आ जाते हैं इसके आगे। ये है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। ये तो बात थी हमने कि वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब वन्य प्राणियों का संरक्षण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय निम्न है। नंबर 1, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए क्या करना, नियंत्रित करना। यानी जो वन्य प्राणी है उनका जो आवास है उसमें हमें बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाना है और उसे सुरक्षित करना है। क्या करना है, सुरक्षित करना है कि अगर वो क्षतिग्रस्त होता है तो उसको सही कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा है वन्य वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, यानी वन्य जीव जो है हमें इनके शिकार पर क्या लगाना है, प्रतिबंध लगाना है। फिर आ जाता है वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। जो वन्य क्षेत्र हैं आप लोगों ने सुने, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य वगैरह, इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। अपने ही यहाँ बगल में जो ये है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर ये क्या है, बाघों को संरक्षित किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लुप्त हो रहे जीवों के पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्यों की स्थापना करना। जैसे जो जीव लुप्त हो रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, तो उनको क्या करना, उनके लिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क जो बोलते हैं अपन, नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की स्थापना करना, जिससे कि हो सके कि जनन के माध्यम से आगे ये क्या कर सकें, अपनी ही जैसी नई प्रजातियां उपलब्ध कर सकें और शायद संभवतः इनकी प्रजाति विलुप्त होने से बच जाए। फिर है वन्य जीव प्रबंधन की इकाइयों को ईमानदारी से लागू करना। अरे जितनी भी योजनाएं होती हैं उन्हें हमें क्या करना है, ईमानदारी से लागू करना है। किसके लिए, वन्य जीवों की जो संबंधित योजनाएं हैं उन्हें क्या करना है, ईमानदारी से लागू करना है। फिर आता है वन्य जीवों के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता का विकास करना। लोगों की मानसिकता है कि वन्य जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, यानी हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, वो आपके लिए लाभदायक हैं। लेकिन हमारी जो सोच है, हमें ये लगता है कि वन्य जीव हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे ही वो हमें दिखे तो हम उन्हें क्या करते हैं, मारते हैं। तो ये देखें, वो जब हम उन्हें मारेंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए फिर उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है। तो हमारे लिए फिर वो क्या हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं, यानी खतरनाक हो जाते हैं। तो ये मानसिकता जो लोगों के दिमाग में है कि वन्य जीव जो है हमारे लिए हानिकारक है, उस मानसिकता को हमें क्या करना है, दूर करना है। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वाले अपने पार्ट का। और इस पार्ट के साथ साथ आज अपना जो चैप्टर नंबर 1 है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएंगे अपन पार्ट नंबर जो 4 आएगा अपना, उसमें आएंगे अपन चैप्टर नंबर 2 लेकर के। ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन है वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्या पूछ रहा है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो देखिए आंसर पे आ जाते हैं डायरेक्टली कि वन जो है वो प्रकृति की क्या है, अमूल्य देन है। ये वन जो है हमें किसने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वन क्या है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये देखो, फिर ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग, 1/4 भाग का मतलब 25% भाग क्या था, वनों से ढका था। ऐसा शुरुआत में बताया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ शुरुआत में अगर एक हिस्से, एक कोई भाग है उसका अगर डिवाइडेशन यानी कि वर्गीकरण किया जाए तो 25% भाग यानी 4 हिस्से अगर उसके बांटे जाए तो एक भाग में क्या था, टोटल वन ही वन थे। इतने ज्यादा वन थे, यानी टोटल कहा जाए तो पृथ्वी जो थी वो वनों से आच्छादित थी।
ठीक है। किंतु मानव ने विकास के साथ साथ, विकास तो किया, विकास के साथ साथ खेती, क्या किया, खेती करने के लिए, आवास यानी अपने रहने के लिए, तथा कल कारखानों की स्थापना के लिए भूमि, और इन सभी चीजों के लिए जमीन की आवश्यकता थी। तो जमीन की आवश्यकता के लिए उसने वनों को क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया है, काटा है। और जब बड़े पैमाने पर काटा है तो वन क्या हो गए, अब वन धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो फलस्वरूप अब पृथ्वी पर केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। पहले कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते थे, 25 पर। लेकिन आज मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की। क्या की, अंधाधुंध कटाई की, जिस वजह से वो 25 से अब कितने प्रतिशत बचे हैं, 15%। और इन्हीं सभी वनों के काटने से ही आज बरसात के मौसम में ठंडी होती है, ठंडी के मौसम में बारिश होती है, गर्मी के मौसम में सर्दी होती है। क्या आपका मानसून सही समय पर आता है, नहीं आता ना। कारण यही है कि जब हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो प्रकृति हमारे साथ क्या करेगी, खिलवाड़ करेगी। चलिए यहाँ जाते हैं। वन की इस कमी के कारण भू अपर्दन, भू अपर्दन यानी अपन ने जो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन पढ़ा था मृदा अपर्दन से, आप क्या समझते हैं, जब वन ही नहीं रहेंगे, उसमें पढ़ा था अपन ने कि जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या होती है, मिट्टी को पकड़े रहती हैं, और जब वहां से पेड़ ही कट जाएंगे तो फिर उस मिट्टी को कौन पकड़ेगा, तो मिट्टी क्या हो जाती है, स्खलित हो जाती है, यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह पर हट करके चली जाती है। अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब होता है कहीं बिल्कुल पानी गिरता ही नहीं, उनका सूखा पड़ गया, 2-2 3-3 साल से तक पानी नहीं गिरता। अब पानी गिरे भी कहाँ से, क्योंकि वन ही नहीं है। और जब हमने वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ में पढ़ाया था कि जो वन होते हैं ये क्या करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं, यानी वर्षा में सहायक होते हैं। और जब वन ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पानी नहीं गिरेगा, और नहीं गिरेगा तो सूखे की स्थिति निर्मित होगी, जिसे हम कहते हैं अनावृष्टि। फिर आ जाता है बाढ़। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक तो पानी गिरेगा नहीं, और जहां अधिकांश वृक्ष होंगे तो वहां पर क्या हो जाती है, बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो ये सभी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या है, वनों का संरक्षण आवश्यक है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई है। चलिए अब आपके हिसाब से डायरेक्टली जैसा लिखा है उसमें आपको बता दें कि वन प्रकृति की क्या है, अमूल्य देन है, यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग यानी कि 25% भाग वनों से ढका था, किंतु मानव ने विकास के साथ साथ खेती, आवास तथा कल कारखानों के लिए यानी उद्योग जो होते हैं, भूमि प्राप्त करने हेतु वनों को की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई है। फलस्वरूप अब पृथ्वी के केवल 15% भाग पर ही क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और इस कारण से अब क्या क्या होने लगा है, भू अपर्दन यानी मृदा अपर्दन, अनावृष्टि, बाढ़ आदि समस्याएं मानव के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए क्या करने के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए वनों का संरक्षण क्या है, अत्यंत आवश्यक है। तो ये थे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके साथ नेक्स्ट वाला जो पार्ट लाएंगे यानी चौथा वाला पार्ट, उसमें अपन करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय राम जी की